हेलो गाइस, आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारे वेक्टर्स के नेक्स्ट पार्ट को, जिसमें हम समझेंगे कि वेक्टर्स का फिजिक्स के अंदर हम कैसे यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं जो सबसे पहली चीज़ हम पढ़ते हैं वो है फील्ड। फील्ड को लेके बहुत लोगों में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है और उसको डिटेल में समझते हैं कि आज फील्ड की डेफिनेशन है क्या, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। फील्ड कहता है कि इट इज ए फंक्शन ऑफ स्पेस वेरिएबल्स। किस चीज का फंक्शन है फील्ड? स्पेस वेरिएबल्स का फंक्शन है दैट स्पेसिफाइज ए पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी एवरीवेयर इन द रीजन। तो जब हम इसको देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि स्पेस वेरिएबल का फंक्शन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिकल क्वांटिटी को एवरीवेयर इन द रीजन। फील्ड से जब भी हम सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि जैसे सपोज कि कोई चार्ज पड़ा है और उसके अराउंड एक फील्ड है। ये हमारे दिमाग में सबसे पहला माइंड में जो चित्र आता है वो यही आता है, ठीक है। जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो वो क्या कहते हैं कि स्पेस वेरिएबल का फंक्शन जो रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिकल क्वांटिटी को। बेस्ड ऑन फिजिकल क्वांटिटीज टू टाइप्स हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं जिनसे वेक्टर फील्ड बनता है और स्केलर क्वांटिटीज से स्केलर फील्ड बन जाएगा। तो ये हमें समझ में आ गया कि वेक्टर क्वांटिटीज से वेक्टर फील्ड बन रहा है, स्केलर क्वांटिटीज से स्केलर फील्ड बन रहा है। सिमिलरली अगर हम देखें, हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन होता है जिसमें हम कहते हैं कि फील्ड्स कैन बी यूनिफॉर्म फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कहाँ से आएंगे हमारे पास? स्पेस वेरिएबल के बेस पे अगर हम करेंगे इसको क्लासिफाई तो देखते हैं। यूनिफॉर्म फील्ड का एग्जांपल क्या हो गया हमारे पास कि हर पॉइंट पे एक ही वैल्यू आ रही है उसकी। जैसे ई वेक्टर अगर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमने लिया तो हर पॉइंट पे वो यही 2a कैप x प्लस 3a कैप y प्लस 4a कैप z कॉन्स्टेंट है यहाँ पे वैल्यू। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में वही वैल्यू इंडिविजुअली x कोऑर्डिनेट यहाँ पे x स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, y क्यूब पे डिपेंड कर रही है, z की पावर 4 पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में और उसको उस पे डिपेंड करवा देते हैं। ध्यान दीजिए, अब जो हम वेक्टर्स में पढ़ने जा रहे हैं आगे, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। सी थिंग इज कि हमारे पास वेक्टर्स जब हमने स्टार्ट किया तो हमने बेसिक्स पढ़ा, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा, फिर हमने उसके आगे ट्रिपल प्रोडक्ट तक पढ़ लिया है। लेकिन अब प्रैक्टिकली हम उसको अप्लाई कैसे करेंगे? तो जब भी हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए जाते हैं तो हमारे पास होता क्या है कि सिर्फ वेक्टर्स ही नहीं होते वहां पे, वेक्टर्स के साथ साथ एडिशनल चीजें भी उस क्वेश्चन को फ्रेम कर रही होती हैं। तो या तो उसमें डिफरेंशियल कैलकुलस लग जाएगा या इंटीग्रल कैलकुलस लग जाएगा। तो हमें वेक्टर का डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना पड़ेगा, वेक्टर का इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो एक बार देख लेते हैं, वापस से रिवाइंड करते हैं। हमने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पढ़े थे, हमने ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था। तो एक बार वापस से देखते हैं कि 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम्स कैसे कैसे होते हैं और उसमें क्या चीजें होती हैं जो हम एक नए एंगल से उसको सर्च करते हैं। 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में वी हैव 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो ध्यान दीजिए कि एक्स वाई जी 3 होती है हमारे पास। यहाँ पे हम 3 एक्सेसेस कह देते हैं, एक्स जी वाई, ये 3 एक्सेसेस इस तरीके से डिनोट कर देते हैं। तो अगर ध्यान से देखें कि अगर हम तीनों कोऑर्डिनेट एक्सेस को फिक्स कर दें देन वी गेट ए पॉइंट। हमें पॉइंट मिलता है कि जब हमने फिक्स कर दी कि x 2 ही होगा, y 3 ही होगा और z 5 ही होगा। जब हम ऐसा फिक्स कर देते हैं तो हमें पॉइंट मिलता है। अगर हम 2 कोऑर्डिनेट एक्सेस को फिक्स रखते हैं और एक को वेरिएबल रख देते हैं, वेरिएबल कहां से कहां तक हो सकता है? सपोज y जो है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो सकता है। तो उस केस में हमें एक लाइन मिलेगी। क्या मिलेगा?
लाइन मिलेगी। एक्स और जेड को अगर हमने फिक्स कर दिया और वाई को वेरिएबल रखता है तो वो एक लाइन के तौर पे हमें मिलेगा जो यहां से भी जा सकती है, यहां से भी जा सकती है। वो वाई एक्सिस के पैरेलल जा रही होगी। नेक्स्ट इज हमने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को फिक्स रखा है और दो को वेरिएबल कर रहे हैं। इस केस में हमें एक एरिया मिलता है, एक प्लेन का एरिया मिलता है। तो अगर हम ध्यान दें तो कि अगर हम सिर्फ एक्स को फिक्स रख दें तो वाई जेड प्लेन हमें मिलेगा। सिमिलरली अगर हम तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस को वेरिएबल कर दे, तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को हमने इस बार वेरिएबल कर दिया, तो फिर उस केस में हमें वॉल्यूम मिलता है। नाउ वी हैव मेनली 3 ऑर्थोगोनल सिस्टम्स। हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में ऑर्थोगोनल सिस्टम्स होते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब तीनों एक्सिस जो होंगी वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगी। सो मेनली जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं वो हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास एक्स वाई जी ये 3 एक्सिस होती हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास रो, फाई एंड जेड ये 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं। यहाँ फाई क्या है? फाई है अजीमुथल एंगल। सिमिलरली स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास होता है आर थीटा फाई। ये फाई तो ये वाला ही है, आपका अजीमुथल एंगल है ये, लेकिन ये थीटा एक दूसरा एंगल है, को लैटिट्यूड एंगल कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये 3 चीजें होती है। आर यहाँ पे आपका रेडियस हो जाएगी स्फेयर की, यहाँ रो आपकी सिमिलरली वो हो जाती है रेडियस टाइप ही हो जाता है। जो सिलेंड्रिकल का रेडियस होता है वो रो से डिपेंड होता है। यहाँ पे स्फेरिकल का रेडियस है। ओके, सो ये 3 मेनली कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हमें पढ़ने हैं। सपोज कोई एक वेक्टर यहाँ पर ए वेक्टर है जो एक्स वाई जी में हमें मिलता है। अब मैं उसको किस तरीके से सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, किस तरीके से सेम वेक्टर को, सेम लेंथ सब कुछ सेम है उसको मैं किस तरीके से सिलेंड्रिकल में डिनोट कर सकता हूँ, उसको किस तरीके से स्फेरिकल में डिनोट कर सकता हूँ। मुझे अगला चीज यही समझनी है। इसके लिए मुझे तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को सेपरेटली अच्छे से समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को एक बार फिर से देखते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में हमारे पास सबसे पहले क्या है? 3 एक्सिसेस हैं, एक्स वाई एंड जी। इसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। इसमें एक्सिस वेरिएबल्स हमारी एक्स वाई जी हो गई। तो ये x को हम जनरली इधर डिनोट करते हैं, y को यूं डिनोट करते हैं और z को यूं डिनोट करते हैं। ध्यान से देखें तो x की वैल्यू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो सकती है, y की वैल्यू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो सकती है, z की वैल्यू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो सकती है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है क्योंकि आगे इसका बहुत ज्यादा यूज होएगा। जैसे ही हम कन्वर्जन पे जाएंगे ना तो इन पॉइंट्स का बहुत ज्यादा यूज होएगा। अगर मुझे कोई पॉइंट P रिप्रेजेंट करना है एक्स वाई जी सिस्टम में तो उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे ax, ay, az जो इसके यूनिट वेक्टर्स हैं वो चाहिए होंगे और इनकी जो लेंथ है इंडिविजुअली एक्सेस पे x की निकालने के लिए मुझे P से एक परपेंडिकुलर प्लेन पे ड्रॉ करना पड़ेगा, एक्स वाई प्लेन पे। वो जहां कटेगा, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है, ये जहां कट रहा, यहाँ जहां रीच कर रहा है वहां से मैंने फिर से परपेंडिकुलर डाला है इधर, सिमिलरली इधर डाला है। तो ये जो लेंथ वो मुझे मिली वो ax मिल गया, ये ay मिल गई और ये az मिल गई। तो इस तरीके से हमारा a वेक्टर बना ax a कैप x प्लस ay a कैप y प्लस az a कैप z। और उसका अगर मैंने मॉड्यूलस निकाला तो अंडर रूट में ax का स्क्वायर ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ये मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का बेसिक्स हो गए यहां तक। नेक्स्ट चीज आती है जो पॉइंट सबसे ज्यादा समझने वाला है इसमें, वो ये है। देखिए, हमने कहा कि अगर 3 कोऑर्डिनेट
एक्सेसेस हैं यहाँ पे एक्स वाई जी। अगर मैंने तीनों को फिक्स कर दिया कि एक्स की वैल्यू फिक्स है, वाई की वैल्यू फिक्स है, जेड की फिक्स है, तो मुझे एक पॉइंट मिलेगा। सिमिलरली अगर मैंने एक्स वाई को फिक्स किया और जेड को वेरिएबल रखा तो मुझे एक लाइन मिलेगी जो पैरेलल होगी जेड एक्सिस के। सिमिलर केस होगा अगर मैंने एक्स जी को फिक्स कर दिया और वाई के लिए रखा तो मेरे को फिर से एक लाइन मिलेगी जो पैरेलल होगी वाई एक्सिस में। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक्स और जी की वैल्यूज मैंने फिक्स कर दिया और वाई में मैं मूव कर सकता हूं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो मुझे एक लाइन मिल रही है। सिमिलर केस यहाँ पे वाई जी को मैंने फिक्स कर दिया, देन मुझे एक लाइन मिलती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नाउ नेक्स्ट केस है जब मैंने एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस को फिक्स करा, एक्स को फिक्स कर दिया और वाई जी वेरिएबल है। पहले वाई अकेला मूव कर रहा था जब एक्स जी फिक्स थे, लेकिन इस केस में दोनों को हमने मूव करवा दिया। जब दोनों मूव करेंगे तो मुझे एक प्लेन एरिया मिलेगा वाई जेड प्लेन के अंदर, जिसको हम एक्स प्लेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स प्लेन। सिमिलरली वाई अगर फिक्स्ड है तो एक्स जी में मुझे एक प्लेन एरिया मिलता है जिसको हम वाई प्लेन भी कहते हैं। सिमिलरली जेड अगर फिक्स करता हूं मैं तो मुझे एक्स वाई प्लेन के अंदर एक प्लेन एरिया मिलता है जिसको मैं जेड प्लेन भी कहता हूं। सेम केस है। अब हम इस केस में, लास्ट केस में हम देखते हैं कि हमने तीनों ही एक्सेसेस को वेरिएबल रख दिया तो मुझे एक क्यूबॉइडल वॉल्यूम टाइप स्ट्रक्चर मिलता है। क्योंकि तीनों ही एक्सेसेस वेरिएबल हैं इस केस में, तो क्यूबॉइड सा बनता हुआ, जो क्यूबॉइड बढ़ सकता है, छोटा हो सकता है, उस टाइप का स्ट्रक्चर मुझे मिलता है। तो ये सारे बेसिक्स हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के। ये सारे पॉइंट्स जितने भी अपन ने यहाँ पे पढ़े हैं कि लाइन मिलती है, कि प्लेन मिलता है, फिर वॉल्यूम मिलता है हमें उस केस में, ये चारों चीजें प्लस जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, वो सब हमारे आगे वेक्टर कैलकुलस के अंदर काम में आने वाले हैं। वेक्टर कैलकुलस को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि वेक्टर कैलकुलस को समझने के बाद आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स, आपका ग्रेविटेशन, आपका रोटेशनल मतलब मैकेनिक्स, ये सारे बहुत इजीली आप कर सकते हैं। क्योंकि आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से वैल्यूज को कन्वर्ट करके दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में करना ही पड़ता है। ओनली देन क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है और आप उसको 2 सेकंड में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो वो बहुत लेंदी हो जाता है। डेलिबरेटली लेंदी बनाया जाता है वो आपके लिए, जिससे कि वो आप उसको कार्टेशियन में सॉल्व नहीं कर पाए, आप उसको कन्वर्ट करके स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले जाएं और वहां वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। दैट्स इट फॉर द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।